हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास की यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटल यानी धातु के बारे में समझने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा जिससे आपको मेटल्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ मेटल्स में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से क्या मेरी बातें यहाँ लिखी हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो सकता है कि आपको जो सीरीज मिलती है आवर्त साड़ी की, जैसा कि आप देख पा रही है पूरी की पूरी आवर्त साड़ी, जैसा आपको राउंडिंग में पूरा दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी आवर्त साड़ी है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है और यहाँ ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये डी और ये लास्ट नीचे वाला जो है एलिमेंट्स होता है वो ये ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। आई होप ये बातें आप लोगों ने समझी होंगी। ठीक है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं फर्स्ट और सेकंड में, ये सभी के सभी मेटल्स की सीरीज मानी जाती है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी की पूरी मिल रही है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसमें भी अधिकांशतः मेटल ही होते हैं। और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी आप सभी को मेटल्स की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि आवर्त सारणी में आप अगर जो देखना चाहेंगे तो उसमें अधिकांशतः मात्रा में मेटल्स को ही देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी बातें हो गई मेटल्स में। आइए अब समझ के आगे बढ़ते हैं कि मेटल्स होते क्या हैं, इनके बारे में पूरी बातें हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ डिफिनेशंस के रूप में हम लोग मेटल्स को समझेंगे कि मेटल्स क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा आप सभी। ठीक है बेटा, देखिएगा ध्यान से। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं मेटल्स क्या होता है। ठीक है, तो मेटल्स में मैंने यहाँ डिफिनेशंस के थ्रू लिखा है और अच्छी बातें मैंने समझाई हैं, ये देखने की कोशिश कीजिएगा। मेटल्स ऐसा तत्व जो हाइड्रोजन के अतिरिक्त, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है यानी धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे बोलते हैं धातु यानी मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, धातुएं सामान्यतः क्या होती है, चमक उत्पन्न करती हैं, ये आघात वर्धनीय होती हैं और तन्य होती हैं। देखिए, आघात वर्धनीयता उसे कहते हैं जैसे किसी भी चीज पर प्रहार करें हम तो वो धीरे धीरे चपटे होते जाएं, उसे बोलते हैं आघात वर्धनीय। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स आघात वर्धनीय होते हैं। तन्यता का तात्पर्य उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए हम तार अगर जो बनाना चाहें तो अधिक मात्रा में हम तार भी बना सकते हैं, उसे बोलते हैं तन्य। ठीक है, आई होप आपने ये बातें समझी होंगी। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं और क्या गुण इसमें है। देखिए, अब बात आती है कि धातुएं जो होती हैं वो उष्मा और वैद्युत की सुचालक होती है। देखिए, उष्मा कहने का तात्पर्य यह होता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि तावा जो होता है वो धातु का बना होता है, इसीलिए उस पर रोटी बनना संभव है। लेकिन क्या स्टील के बर्तन में आप रोटी बना सकते हैं? एज ए इम्पॉसिबल है कि स्टील के बर्तन में आप रोटी नहीं बना सकते। रोटी बना सकते हैं क्योंकि वो आयरन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उष्मा का गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर जो आप जानना चाहते हैं कि विद्युत का सुचालन भी करते हैं यानी गुड कंडक्टर भी होते हैं लोग। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी गुड कंडक्टर होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये बात आप अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, अगर जो बात करें हम सबसे बेस्ट अभी तक का मेटल्स कौन सा माना जाता है तो वो चांदी है। सर्वोच्चतम अगर जो सुचालक की बात करें तो चांदी होता है। चांदी में बेस्ट कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। धातुओं में जो होता है यहां पर आपको देखिएगा चालकता का कुछ हमने क्रम दिया है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराता है उनकी सीरीज यहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां इस सीरीज को एक बार अच्छे से देखिएगा, आप सभी पूरी बातें ध्यान से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यहां आपको पहले नंबर पे चांदी मिलेगा, फिर आपको तांबे मिलते हैं, फिर एल्युमिनियम और फिर टंगस्टन मिलता है। इन सबको आपको इन सब जो चीजें आपको चारों मैंने दी हैं इन सब के आप तार पाते होंगे जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, चांदी के भी तार मिलते हैं, लेकिन चांदी का तार अगर जो बना करके मार्केट में लगा दिया जाए तो रात ही रात गायब होने का डर है, क्योंकि चांदी बहुत ही महंगी होती है। तो उसके बाद बचा है तांबा। तांबे का भी सेवन करते हैं लोग, लेकिन तांबा भी महंगा पड़ जाता है, इसलिए यदि अधिकांश मात्रा में एल्युमिनियम का सब लोग यूज करते हैं। देखते हैं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी और इसमें रह गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उसमें सीसा जो है पी भी एक प्रकार का मेटल है, बट यहां पर आप देखेंगे यहां पर ये उष्मा और विद्युत का कुचालन जो है सबसे कम इसके अंदर होता है। अगर जो आप शीशे को देखेंगे तो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है या बड़े बड़े आपको देखे होंगे कि सीरीज में भी ये सभी लोग ज्यादा मात्रा में शीशे का प्रयोग करते हैं यानी पीबी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उष्मा और विद्युत का दोनों का क्या होता है कम मात्रा में सुचालन करता है, उसके अंदर उष्मा का प्रवाह ज्यादा ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए वो गर्म नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें इसको देखने को मिलेंगी। और आप अगर जो देखने को चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि जो अधिकांशतः धातुएं होती हैं उनके अंदर ऑक्साइड की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो क्षारीय गुण रखते हैं। अगर जो आप मेटल्स को देखेंगे तो मेटल्स 90% आप मेटल्स को देखेंगे जो ऑक्साइड बनाते हैं, बट एक अपवाद है, वो अपवाद आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग किसी भी तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो अपवाद क्या है मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखिएगा ध्यान से। ठीक है भैया,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अपवाद क्या है। अपवाद में क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 की जो प्राकृतिक जो है वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, वो सभी के सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात आप अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। बट एक ऐसा ऑक्साइड है जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, ये होना चाहिए इनको क्षारीय, लेकिन ये होते हैं अम्लीय। तो ये बात आपने समझी होंगी। ये अपवाद आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर जो आप देखना चाहते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और पीबी ये सबके ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी एम्फोटेरिक नेचर्स के होते हैं, ठीक है, यानी उभयधर्मी, यानी दोनों क्रिविटी इनके अंदर होती होगी, ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें और लिखी गई हैं इसके अंदर। अगर जो बात कहीं कह दी गई आप सभी से, ठीक है, अगर जो बातें कहीं कह दी गई आप सभी से, ठीक है भैया, अगर जो बातें आप सभी से कहीं कहा दी गई कि भाई सबसे हल्की धातु बताओ, तो सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम होती है। इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे हल्की धातु जो मानी गई है अभी तक की वो लिथियम होती है। और अगर जो बात करें सबसे भारी धातु की, तो सबसे भारी धातु होती है ऑक्समियम, इसको याद रखिएगा। सबसे कठोर धातु जो होता है वो क्रोमियम होता है, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न काफी कंपटीशंस में भी आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और क्या बातें हैं इसको आगे बढ़ के देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अधिक मात्रा में और भी बातें लिखी गई हैं कि धातुएं क्या होती है, प्रायः तनु अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ये बातें क्या की गई हैं, इसको रिएक्शंस के थ्रू आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले मैं अपने फिगर्स को छोटा कर दूं, उसके बाद मैं आपको एक बातें बताता हूं, ठीक है। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या मैंने बातें कही हैं। मैंने कहा तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Na है और इसका रिएक्शंस हमने कर दिया, ठीक है, मान लीजिए H2SO4 से, ठीक है, तो Na जो है H2SO4 से रिएक्शन करके बना देगा Na2SO4 और प्लस का हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगा, H2 गैस यहां से निकल जाएगा। ये बातें यहां देखने को मिलेगी। धातुएं प्रायः तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, विस्थापित करती है। ये बात आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप देखेंगे तांबा जो है, तांबा यानी कि Cu अगर जो आप देखना चाहते हैं Cu को, तो Cu जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट HCl अम्ल के साथ ये रिएक्शंस नहीं देता है, नो रिएक्शंस। यही बातें मैंने लिखी हैं और कोई चीजें नहीं इसमें नहीं लिखी गई हैं, ठीक है। आई होप आपने ये बातें अच्छे से समझ ली होंगी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। जो मेटल्स हमारे हैं उनको अगर जो हमें प्योर करना है, यानी कि वो उनको हम समझना है कि मेटल्स कैसे प्योर हो सकते हैं, शुद्धि कैसे होगी, उसके बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा जो भी मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, उनके क्या होते हैं, वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जो भी धातुएं होती हैं उनके अयस्क के रूप में पाए जाते हैं वो। अब हम मेटल्स पढ़ते हैं तो मेटल्स के लिए समझना जरूरी है हमारे पास अयस्क और खनिज। खनिज और अयस्क में इतना डिफरेंस है कि पृथ्वी से खोद कर निकाला जाता है जिसको, उसे खनिज कहते हैं। जिसको कम लागत में अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाए उसे बोलते हैं अयस्क, ठीक है, और कम टाइम भी लगे उसको निकालने में, तो वो अयस्क होता है। उसी हिसाब से जब हम जो चीजें प्राप्त करेंगे उसे अयस्क बोलेंगे। तो अयस्कों का यहाँ क्या करना होता है, इसका सिंपल सा सांद्रण करना होता है। सांद्रण यानी अलग करना होता है कि अयस्क जो है हमारे पास वो सभी कैसे अलग होंगे। तो उसमें क्या होता है, सभी प्रकार कई प्रकार के नेचर्स के होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं उच्च अपक्रियाशीलता वाली धातुएं होती हैं, एक मध्यम अपक्रियाशील और एक होती है निम्न अपक्रियाशील वाली धातुएं। तीन प्रकार की धातुएं आपको देखने को मिलती हैं। एक क्या मिलेगा आपको, उच्च अपक्रियाशील, एक मिलता है मध्यम अपक्रियाशील, एक होता है निम्न अपक्रियाशील धातुएं। प्रकार का नेचर यहाँ रखते हैं, ठीक है। सबको एकदम बारीकी से समझिएगा, आपको पूरी बातें एकदम क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। जैसा यहाँ कि जो उच्च धातुएं होती हैं उनका अगर जो हमें सांद्रण करना है तो वो किस प्रकार हम कर सकते हैं। जो उच्च अपक्रियाशील वाली धातुएं हैं उनका सांद्रण करने के लिए हमें गलित धातुओं का वैद्युत अपघटन करा देना पड़ेगा, यानी उसको तेजी के साथ गर्म करके वेपराइज करना होगा, जिसकी तरह से उसके अंदर से अंश निकल जाएंगे, वो उसके हमारे शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। लाइक सोडियम और पोटेशियम ये चीजें आती हैं। पोटेशियम ये जो है बहुत ज्यादा अपक्रियाशील होता है, उसमें ये क्रियाएं आपको देखने को मिलती है। मध्यम अपक्रियाशील वाले में आप देखने की कोशिश कीजिएगा, वह दो रूपों में पाए जाते हैं अयस्क। जब वो उसको निकाल के प्राप्त किया जाएगा तो दो रूप में मिलता है, एक तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, एक सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो सल्फाइड अयस्क के रूप में निकलता है उनका होता है भर्जन, और जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में निकलता है उसका होता है निस्तापन। अब बात आती है भर्जन क्या होता है, तो वो देखिएगा कि जब वायु की उपस्थिति में तेजी के साथ उसे भूनते हैं तो उसे बोलते हैं भर्जन, और अगर जो जिसको वायु की कम उपस्थिति में, अनुपस्थिति में तेजी के साथ भूनते हैं उसे बोलते हैं निस्तापन। तो भर्जन की क्रिया जो होती है वो आपको वात्या भट्टी में देखने को मिलेगी, भर्जन की क्रिया आपको परावर्ती भट्टी में देखने को मिलती है, और निस्तापन की क्रिया आपको वात्या भट्टी में देखने को मिलती है। आई होप ये बातें आपने समझी होंगी। जब ये दोनों क्रियाएं हम लोगों को मिल जाती है उसके बाद क्या मिलता है, जब हम गर्म करके दोनों को प्राप्त करते हैं हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड को फिर हम रिएक्शन
परिश्रम की क्रिया द्वारा धातु का अपचयन करा लेते हैं। अपचयन कराने के बाद हम लोगों को क्या होता है, पेवर यहां से धातु यहां से मिल जाता है, पेवर धातु। ठीक है, तो ये मध्यम अपक्रियाशील वाली धातुओं को इस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं, लाइक जिंक हो गया, Fe हो गया, इस सब के बारे में। ठीक है, फिर आता है निम्न अपक्रियाशील धातुएं। तो निम्न अपक्रियाशील धातुओं को जो आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, उनको देखिएगा ध्यान से। तो निम्न अपक्रियाशील वाली धातुएं जो होती हैं वो सल्फाइड एस के रूप में होती हैं, उनका भी भर्जन ही होता है, लाइक Cu Ag, ये सभी के सभी जो होती हैं ये निम्न अपक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं, इनका होता है भर्जन। भर्जन जो करा लेते हैं हम, भर्जन मैंने अभी भी बताया आपको, परावर्तनी भट्ठी में होगा ये भर्जन, और यह इससे करके उसके बाद उसके ऑक्साइड प्राप्त होंगे, फिर अपचयन करा देते हैं, उससे हमें धातु मिलता है। फिर बाद में एक परिष्करण की विधि आती रहते हैं, जैसे हम गर्म पार्टिकल है उसको पानी के अंदर डुबा देंगे या किसी के पार्टिकल के अंदर डुबा देते हैं, और हल्के कण जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, जो भारी कण होते हैं उसमें बैठ जाते हैं। यही क्रिया होता है परिष्करण। ठीक है, मैंने नॉर्मल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने ये बुरी बातें समझी होंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।